ये कहानी शुरू होती है 90 से, बल्कि नहीं तो क्या ये कहानी खत्म होती है 90 पर? बिल्कुल भी नहीं। मगर फिर इस कहानी का मरकज 90 कैसे बन गया? महाजिरों का मरकज, महाजिरों का किला। लेकिन क्या ये महाजिरों की शनाख्त है? ये महाजिरों की शनाख्त है? आज बात होगी मेरी शनाख्त की, मेरी औकात की, मेरे आबा अजदाद की। कौन हूं मैं पैदा तो कराची में हुआ, मगर बाप ने कहा बेटा हम यूपी के हैं। थोड़ा बड़ा हुआ तो दोस्त ने समझाया बाबा सिंध में रहते हो, तुम सिंधी हो। गली में निकला तो किसी ने कहा ओ हिंदुस्तानी। उस्ताद मिले तो उन्होंने कहा कि उर्दू तुम्हारी नहीं, वो तो हम सब की जुबान है। फिर कहीं से शोर उठा, तुम तो नंगे हो, तुम तो भूखे हो। मेरी नजर में महाजर कौम जिसे कहते हैं जो उर्दू बोलती है, ये सुबह उस वक्त था जब तुम लोग भूखे नंगे आए थे और इस सूबे वालों ने तुमको पनाह दी थी। तुम्हारे पास अपना क्या है? शनाख्त तक तो खो बैठे हो। के मुकद्दस नबी हमारे अल्लाह के प्यारे, एक बहता दरिया, दरिया की रवानी, एक कौम बनी फिर। उर्दू स्पीकिंग तो सारा पाकिस्तान है, मुहाजिर कुछ और है। उर्दू तमाम पाकिस्तानियों ने उसको अपनी पहचान, अपनी शनाख्त बनाया था। अनकंफर्टेबल हो तो आप दौड़ करके अपने गांव चले जाते हैं, अपने पिंड चले जाते हैं। यहाँ अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? उर्दू स्पीकिंग सिर्फ वो लोग कहते हैं जो अपनी शनाख्त पे शर्मिंदा हैं। सॉफ्ट रेसिज्म है हमारे खिलाफ मीडिया में, जो ए ते बोल के जो बोलती हैं खवातीन और चीजें, सॉफ्ट रेसिज्म। आपने कहा कि नहीं वो सिर्फ कुछ लोगों की शनाख्त है, बाकियों की नहीं है, तो आपने खुद अपने आप को भी आइसोलेट किया। उसूलन कोई महाजिर कौमियत नहीं है, लेकिन अब वाक़ियतन बन चुकी है। तस्लीम नहीं करेंगे, हकाइक का इनकार करेंगे, हकाइक का मुंह चिढ़ाएंगे, नतीजा किसी के हक में भी अच्छा नहीं होगा। हैरत की बात है, हिजरत के बाद 40 साल सिर्फ इसमें लग गए कि महाजिर ने खुद को महाजिर कहलवाया। इससे पहले इनकी एक ही शनाख्त थी, मुल्क बनाने वाले, मुल्क चलाने वाले, पढ़े लिखे, समझदार और कल्चर्ड लोग, जिनका लिबास, जिनके खाने, जिनका उठना बैठना पूरे पाकिस्तान की सकाफत था। उस पाकिस्तान की जहां सब हैं, पंजाब में रहने वाले पंजाबी, सिंध के सिंधी, बलूचिस्तान के बलोची, खैबर के पश्तून, यानी हर कौम की शनाख्त उसकी अपनी जुबान से हुई। लेकिन उसी पाकिस्तान में एक कौम ये भी है जो अपना घर बार, साजो सामान, अपनी पहचान सब छोड़ कर आई और सिर्फ एक चीज साथ लाई, अपनी जुबान उर्दू। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए। इनकी जुबान तो कौमी जुबान बन गई, लेकिन इस कौम को क्या पहचान मिली? या वो ये सवाल करती ही रह गई, हम हैं कि हम नहीं? हम हैं तो कहां हैं और नहीं है तो कहां गए? हम हैं तो किस लिए और कहां गए तो कब? हम थे भी कि हम थे ही नहीं। आज के महाजिरों को भी कुछ ऐसे ही सवालात का सामना है और हम इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक काम, रफ्तार को सब्सक्राइब करें, लाजमन करें, बल्कि सबसे करवाएं। और सिर्फ रफ्तार ही नहीं, हमारे दूसरे चैनल्स मॉमकास्ट, रफ्तार नाउ और रफ्तार स्पोर्ट्स को भी, जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये तकसीम से पहले का हिंदुस्तान है। ये जो इलाके हाईलाइटेड हैं, ये हैं उर्दू बोलने वालों के मरकज। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उर्दू बोलने, पढ़ने, लिखने वालों का मरकज बिहार, जहां लोग ज्यादातर उर्दू बोलते थे, बल्कि शायद ख्वाब भी उर्दू में ही देखते थे। दिल्ली तो फिर उर्दू अदब, शायरी, तहजीब और सकाफत का मरकज था। फिर जुनूब में हैदराबाद, दक्कन, औरंगाबाद, जहां उर्दू हर किसी की जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा थी। ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान में 2.5 से 4 करोड़ उर्दू बोलने वाले बसते थे। तब 1945 में हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए, बहुत ही अहम इलेक्शन। ये वो शो ऑफ पावर था जिसने साबित किया कि अब पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुस्लिम लीग ने 30 नशिस्तें जीती, मुस्लिम हलकों की तमाम 30 नशिस्तें। और आपको पता है कि इस वोट का बड़ा हिस्सा किसका था? जी हां, उर्दू बोलने वालों का। 56% वोट उर्दू बोलने वालों के थे।
यूपी, बिहार, मद्रास, बंबई, आसाम और सीपी के रहने वालों के यानी 17 नशिस्तें इन इलाकों की थीं जो अनफॉर्चुनेटली कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सके। पाकिस्तान का जो ओरिजिनल आइडिया था उसमें ये कोई तसव्वुर नहीं था कि जो लोग पाकिस्तान के हामी हैं वो सब भारत से उठकर यहाँ आ जाएं, वरना आज भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान ना होते, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों ने जो पाकिस्तान को वोट दिए थे वो यहाँ से ज़्यादा थे। ये वो वोटर्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान बनाया, और जब पाकिस्तान बन गया तो इनमें से लाखों ने जान पर खेलकर अपने वतन की तरफ हिजरत की। अब आपको समझ आ गया होगा कि उर्दू बोलने वालों को बानियाने पाकिस्तान क्यों कहा जाता है। एक बड़ी तादाद जो थी मुसलमानों की जो कि पाकिस्तान हिजरत करके आई, वो क्रीम ऑफ हिंदुस्तान थी, और कहते हैं कि जब हिंदुस्तान उजड़ा तो जाके कराची आबाद हुआ और पाकिस्तान आबाद हुआ। दरवाज़ा किसी ने खटका किया, अब ये दरवाज़ा बजाए तो वो हमारे खालू गए देखने के लिए। जब वो देखने गए वहाँ पर, जब ये दरवाज़ा खोला तो वहाँ सिख खड़े हुए थे, उनके हाथों में तलवारें थी। तो परेशान हो गए तो उन्होंने फिर अपनी बेटी से कहा कि बेटा अंदर जाओ और कलमा शहादत पढ़ो, हुसैनी टाइम आ गया। ये 1947 का दिल्ली है। ये तस्वीर हिजरत से पहले की सारी दास्तान सुना रही है। दोनों हाथों से सर पकड़े ये बच्चा अपना सब कुछ लुटा चुका है और हिजरत का इंतजार आंखों में नजर आ रहा है, और हिजरत का इंतजार आंखों में नजर आ रहा है। इसके पीछे देखें, ये कैंप महाजरीन के हैं। हजारों मुसलमान दिल्ली की तारीखी इलाके पुराना किला, ईदगाह और निजामुद्दीन में कायम कैंपों में मुंतजर थे। एक आग का दरिया उबूर करना चाहते थे। हिंदुस्तान का दिल छोड़कर जाने वालों का महबूब आखिर कौन था जिसके लिए ये सब चले जा रहे थे, अपनी जानें लुटाए जा रहे थे? वो था पाकिस्तान, उमंगों की सरजमीन, उम्मीदों की सरजमीन। शहर दिल्ली में 1941 में मुस्लिम आबादी 32.22% थी, लेकिन इस अजीम हिजरत की वजह से 1951 में कम होकर सिर्फ 9.8% रह गई। पाकिस्तान आने वाले ज्यादातर महाजिरों की मंजिल एक थी, दारुल हुकूमत कराची, जहां उन्हें एक नया नाम मिला, पनाहगीर। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ आइडेंटिटी क्राइसिस यानी शनाख्त का बुरान बढ़ता चला गया। इन पनाहगीरों की दूसरी और तीसरी नस्ल को बिल्कुल मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ा, और वो वक्त आ गया कि जब इन्होंने अपने लिए महाजिर की पहचान कबूल की। कैसे, ये आगे चलकर बताएंगे। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली अल्फाज निगर है, अमेरिका में कालों को कहा जाता था और वो काले आपस में मजाक में कहते थे। महाजिर जो है पॉलिटिकल एथनो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बन गया है। वैसे आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्ट तो 90 से लिया था, कहानी वहां कब पहुंचेगी? पहुंचेगी भाई, पहुंचेगी। दास्तान तो आपको पता है कि वहीं जाकर लिंक होती है, और वो मैंने लिंक नहीं की। कैसे लिंक हुई ये थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा, लेकिन अभी जरा चलते हैं मशरकी पंजाब। मैं ये किताब पढ़ रहा था, महाजरीन का मसला, जो 1949 में शाया हुई थी, और आगा मोहम्मद अशरफ ने इसमें सिर्फ अपनी आप बीती नहीं लिखी, बल्कि उस वक्त जो हालात वो देख रहे थे सब लिख दिए। वो लिखते हैं कि मशरकी पंजाब में, यानी वो पंजाब जो हिंदुस्तान में था, वहां कत्लो गारतगरी के बाद लाखों महाजरीन लाहौर आए। मगर लाहौर और कराची आने वाले महाजरीन में एक फर्क था कि कराची आने वाले महाजरीन की अक्सरियत को हिंदुस्तान में कोई तकलीफ नहीं थी। नोट कर लें, अक्सरियत। हाँ, दिल्ली में हंगामे जरूर हो रहे थे, मगर इन्होंने हिजरत पाकिस्तान के नाम पर की थी, जबकि लाहौर आने वाले महाजरीन ने सिखों के हमले से बचने यानी कत्लो गारतगरी की वजह से मजबूरन हिजरत की थी। चलिए आपको आजाद कराची में लिए चलता हूं, जो पूरे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था, जहां अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा था। यह जुलाई 1948 था, जब कराची को सिंध से अलग किया जा रहा था। आज बहुत बुरा लगता है ना, लेकिन बानियाने पाकिस्तान का फैसला यही था। वो इस शहर को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना रहे थे, लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। उस वक्त की सिंध हुकूमत ने बानियाने पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ क्या कुछ किया, ये आगे बताऊंगा। लेकिन ये अभी बता दूं कि कराची को दारुल हुकूमत बनाने का फैसला करने की कई वजूहात थीं। मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कराची में था, सबसे बड़ी बंदरगाह भी कराची में थी, बल्कि आज तक है।
ये कायदे आजम का शहर था और मुल्क का सबसे मॉडर्न शहर भी। और तब ये शहर पाकिस्तान के लिए बहुत अहम भी था। अहम तो खैर अब भी है, लेकिन अब सिर्फ खाने के लिए, लगाने के लिए नहीं। खैर, तो तकसीम से पहले कराची की आबादी बस 3 से 4 लाख थी, मगर जून 1948 तक 5.5 लाख महाजिर कराची आ चुके थे। यानी जितनी शहर की आबादी नहीं थी, उससे ज्यादा तो महाजिर आ गए और ये तादाद हर रोज बढ़ती जा रही थी। 1951 तक कराची की आबादी का 58% महाजिर हो चुके थे और सिंधी स्पीकिंग सिर्फ 14% रह गए थे। रातों रात ये शहर महाजिरों का हो गया था। कराची की पुरानी खुसूसियत तो अब ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। कराची सबका दिल्ली, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और बंबई था। लेकिन ऐसा नहीं कि मसाइल नहीं थे। तकसीम के 7 साल बाद भी यानी 1954 में भी कराची के 7.5 लाख में से 2.5 लाख महाजरीन अब भी कैंपों में रह रहे थे। पंजाब में तो माइग्रेशन 1948 में ही रुक गई थी। कराची में यह सिलसिला चलता रहा, बल्कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान पासपोर्ट और वीजा सिस्टम शुरू होने के बाद भी जारी रहा। बहरहाल, ये हिंदुस्तान से आने वाले महाजरीन ही थे जिन्होंने कराची को माशी हब बनाया था। मगरबी पाकिस्तान में बिजनेस पर गैर मुस्लिमों का कब्जा था, खास तौर पर सिंध और कराची में। इनके जाने से जो खिला पैदा हुआ, इसे महाजरीन ने ही पुर किया। मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, अहमदाबाद, मद्रास और हर जगह से आने वाले मुसलमानों ने अब कराची में बाजार सजाए। हाँ, भूखे नंगे आए थे, मगर ऐसा वतन बनाने का जज्बा लेकर आए थे जहां भूख अफलास ना हो, जहां रहने को छत, पहनने को कपड़ा, खाने को इज्जत की रोटी नसीब हो। और इन लोगों के जज्बे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो कैंपों और स्कूलों की इमारतों में रहा करते थे और बहुत सौ को हाजी कैंप में ठहराया गया था क्योंकि रहने को मकानात नहीं थे। महाजरीन की आमद से पहले शहर में शायद ही कोई अच्छा अखबार निकलता हो, लेकिन अब हाल ये था कि इंसानी नहीं, अखबारात भी हिजरत कर रहे थे। रोजनामा जंग 1941 में दिल्ली से छपता था, जो 1947 में कराची से छपना शुरू हुआ और आज तक छप रहा है। आज ताना दिया जाता है कि महाजिरों में एका नहीं है, मगर वो तो आते ही एक होकर कराची को अपने पैरों पर खड़ा कर रहे थे। और कराची को मजबूत करने का मतलब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, क्योंकि कराची ही पाकिस्तान का पाया ताकत था। अब महाजिर हर मैदान में खुद को मनवा रहे थे, इक्तदार के ऐवानों से मिलों और कारखानों तक। हर शोबे में एक से बढ़कर एक शख्सियत महाजिर थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से वजीर आजम लियाकत अली खान तक, मौलाना मौदूदी से हकीम मोहम्मद सईद तक, एक लंबी फहरिस्त है इन महाजिरों की जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली, उसे चलाया, आगे बढ़ाया, मगर फिर पाकिस्तान को जवाल आ गया और साथ ही महाजिरों का जवाल भी शुरू हो गया। फॉल ऑफ महाजिर का आगाज होता है डिक्टेटर अय्यूब खान के इक्तदार में आने के बाद, जब वो हुकूमत का मरकज अपने करीब ले गए। जी हां, दारुल हुकूमत कराची से रावलपिंडी चला गया आर्जी तौर पर। दारुल खिलाफा वहीं जाना था जहां के वो खलीफा थे, तो बस इसलिए उठाकर ले जाया गया, वरना जरूरत कोई नहीं थी। और प्रोजेक्ट इस्लामाबाद शुरू हो गया। लेकिन यहां आपको यह भी बताना जरूरी है कि सिर्फ कराची से दारुल हुकूमत खत्म करने वाला अय्यूब नहीं था, बल्कि 1948 में कराची को वफाक का दारुल हुकूमत बनाने में रोड़े अटकाने वाला भी अय्यूब था। लेकिन ठहरिए, ये दोनों अलग अलग अय्यूब हैं। ये हैं अय्यूब खोरो, सिंध के पहले वजीर आला, जो डट गए थे बानियाने पाकिस्तान के सामने कि वो कराची को वफाक के हवाले नहीं करेंगे। ये जो आज आप सिंध और वफाक की जंग देखते हैं ना, ये मसला पाकिस्तान बनने के 5 माह बाद इन्होंने ही शुरू किया था। अय्यूब खोरो कराची में सूबाई और वफाकी दोनों दारुल हुकूमत देखना चाहते थे। वफाकी हुकूमत ने दफातर के लिए जगह मांगी तो अय्यूब खोरो ने मलीर का इलाका रेकमेंड किया, जहां कोई ऐसी इमारत नहीं थी कि जिसमें रियासत का सेक्रेटरीट कायम किया जा सकता हो। यहां तक कि जनवरी 1948 को वजीर आजम लियाकत अली खान ने कह दिया, सिंध हुकूमत कराची से निकल जाए और हैदराबाद को अपना दारुल हुकूमत बना ले। ये सुनकर अय्यूब खोरो एहतजाज करते हैं, बल्कि कायद-ए-आज़म को एक लंबा चौड़ा खत ही लिख देते हैं। 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दस्तखतों से कराची को चीफ कमिश्नरेट डिक्लेयर कर दिया था, जिस पर अय्यूब खोरो साहब बहुत जुज़बुज़ थे।
जबकि कराची मतरूका मुतबादिला सरजमीन रहा है हमेशा। खत में लिखते हैं, आपने तो कराची को आरजी दारुल हुकूमत बनाने का कहा था, इसलिए सिंध हुकूमत को यहां से निकालना गैर कानूनी होगा। यही नहीं, इन्होंने बानियाने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक तहरीक भी शुरू कर दी। सिंध असेंबली में इस फैसले के खिलाफ बाकायदा एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें इस फैसले को करारदाद पाकिस्तान की रूह के खिलाफ कहा गया। कराची और शहर से बाहर के सिंधी तलबा ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी किया, जिसमें खुद वजीर आला अयूब खोरो के भाई भी शरीक थे। और ये सब हो रहा था पाकिस्तान बनने के सिर्फ 5 महीने बाद। उन दिनों कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इलाज के लिए जियारत में थे, जहां से उन्होंने मुस्लिम लीग वफ्द के हाथ एक पैगाम भिजवाया। मरकजी हुकूमत का फैसला मानने से सिंध हुकूमत को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबे यही बनेंगे और यहीं के अवाम इससे मुस्तफीद होंगे। लेकिन मामला इतना बढ़ता गया और फाइनली अयूब खोरो को माजूल करना पड़ा। जिन्ना साहब ने उन्हें निकाल बाहर किया चीफ मिनिस्टर सिंध के, और उन पे इल्ज़ाम ये था कि करप्शन के अलावा ही वाज रेसिस्ट टुवर्ड्स महाजरीन, ही वाज अगेंस्ट कराची बीइंग द फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इनकी जगह पीर इलाही बख्श वजीर आला बने और अगले ही दिन कराची को वफाक के हवाले कर दिया गया। ये शहर अब मुकम्मल तौर पर महाजिरों का था। और ठीक 10 साल बाद फिर एक और अयूब इक्तदार में आ गया, जिसने इक्तदार का मरकज सिंध नहीं बल्कि पिंडी को बनाया। दारुल हुकूमत भी कराची से उठाकर वहीं ले जाया गया। ऐसा क्यों किया, ये बताने से पहले जरा पीछे चलते हैं, क्योंकि पहले कुछ और जानना जरूरी है। पाकिस्तान को बने 4 साल हो चुके थे और महाजिर कौम के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये 16 अक्टूबर 1951 की शाम थी, जब लियाकत अली खान पिंडी की सरजमीन पर शहीद कर दिए गए। कायदे मिल्लत शहीद मिल्लत बन गए और फिर आगाज हुआ उस दौर का, जिसमें इस बेशनाख्त लेकिन बाअसर कौम को सवाल का पहला इशारा मिल गया। अब महाजिर इक्तदार के हलकों में नजरअंदाज होने लगे। यही वो दौर था जब इन्हें ताने मिलना शुरू हो गए। पूछा जाता पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो या पठान, जवाब दिया जाता पाकिस्तानी हो। तो फिर सवाल होता ये तो नेशनलिटी है, अपनी कौम बताओ। फिर कहा गया कि तुम पनाहगीर हो। सिर्फ यही नहीं, मक्कर, मटरवे, भैये, घुसबैठिए, हिंदुस्तानी और न जाने क्या क्या कहकर पुकारा गया। उर्दू जुबान के खिलाफ तहरीकें भी तेज होने लगी। बंगाली जुबान की तहरीक अपने उरूज पर थी और 1954 में बंगाल को उर्दू के साथ कौमी जुबान का दर्जा मिल गया। अब हालात बदल रहे थे और तभी सिंध में उर्दू बोलने वालों ने अपनी शनाख्त के लिए एक लफ्ज चुन लिया, महाजिर। एक सियासतदान महमूदुल हक उस्मानी ने कराची को एक अलहदा सूबा बनाने का मुतालबा भी किया, लेकिन अभी यह तहरीक चल ही रही थी कि अक्टूबर 1955 में गवर्नर इस्कंदर मिर्जा ने मगरबी पाकिस्तान को तमाम सूबों को जम करके 1 यूनिट बनाने का ऐलान कर दिया। आपको सुनकर हैरत होगी कि दुनिया में कोई काबिल जिक्र ऐसा मुल्क नहीं जिसमें कोई सूबा ही ना हो। ये शरारत सिर्फ हमें ही सूझी थी। बहरहाल, लेकिन इसका एक फायदा हुआ, ये कि कराची को अलग सूबा बनने का मुतालबा खुद ही खत्म हो गया। महाजिर बरादरी को तसल्ली थी कि जब पूरे मगरबी पाकिस्तान में लसानी बुनियाद पर कोई सूबा ही नहीं तो महाजिर सूबे की जरूरत भी नहीं। मगर फिर जैसा कि मैंने बताया कि अयूब खान ने इक्तदार में आते ही पहला वार दारुल हुकूमत पर ही किया था। उन्होंने यह सोचने के लिए एक कमीशन बना दिया कि कराची दारुल हुकूमत के लिए मौजू है या नहीं। तमाम फैक्टर्स देखे गए, दिफा, आबो हवा, राब्ते, पैदावार के लिए खाली जमीन, और फाइनली 12 जून 1959 को नथिया गली में कराची की किस्मत का फैसला हो गया। ऐलान किया गया कि नया दारुल हुकूमत रावलपिंडी में सैदपुर कस्बे के करीब बनाया जाएगा और इसका नाम होगा इस्लामाबाद। कराची की सरकारी इमारतें लगभग 50 करोड़ में बेचकर नया दारुल हुकूमत बनाने का काम शुरू हो गया।
जनरल अयूब ने कराची वालों को पैगाम दिया कि दारुल हुकूमत चला गया, लेकिन कराची की तरक्की पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। सिर्फ साहिब इक्तदार ही नहीं, इनसे शहरे इक्तदार भी छीन लिया गया। ये था वो पहला धोखा जो कराची वालों के साथ किया गया। ये वो दौर था जब जुबान की बुनियाद पर चलने वाली तहरीकें जोर पकड़ रही थी। मशरिकी पाकिस्तान में आवामी लीग ने बंगाली कौम परस्ती को आसमान पर पहुंचा दिया था। और यही वो जमाना था जब महाजिर भी खुद को नस्ली बुनियाद पर तस्लीम करवाना चाहते थे। वो सिंध में रहने के बावजूद सिंधी कल्चर अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, जबकि सिंधियों का गिला था कि उन्होंने महाजिरों का कल्चर कबूल करने को बुरा नहीं मनाया था। मेरे ख्याल से कोई बहुत बेबुनियाद तकाजा नहीं है। जो नेटिव पॉपुलेशन है वो ये कहती है कि जब हमने आपको होस्ट किया तो आपको चाहिए था कि आप हमारे अंदर जम हो जाते। लेकिन मेरा उस पर एक रिस्पॉन्स ये भी है कि जो जम होने का अमल है वो एक जनरेशन या 2 जनरेशन का नहीं है, इसमें कई जनरेशन्स लगती हैं। यहाँ से जो लोग अमेरिका गए या कनाडा गए या ऑस्ट्रेलिया गए, क्या वो एक जनरेशन में फुल्ली अमेरिकन या फुल्ली ऑस्ट्रेलियन या फुल्ली कनेडियन हो जाते? नहीं होते। लेकिन उनकी औलाद की औलाद मेरे ख्याल में चेंज होती जाती है। हम अपने आप को सिंधी महाजिर बोल सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि रूरल अर्बन डिवाइड का एक तो कोटा उन्होंने नाफिज किया, तो द सिंधीज डोंट कंसिडर महाजिर एज पार्ट ऑफ सिंध, वरना अर्बन और रूरल कोटा नहीं है। बहरहाल वक्त के साथ अयूब खान की इक्तदार पर गिरफ्त ढीली पड़ती गई। इनके खिलाफ तहरीक में भी महाजिर आगे थे। कराची से दारुल हुकूमत खत्म करने का गम इन्होंने भुलाया नहीं था। 1969 में जब यहिया खान इक्तदार पर आए तो महाजिरों को नया झटका लगा। उन्होंने 1 यूनिट को खत्म कर दिया और कराची एक बार फिर सिंध का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान में एक आमिर के कलम से LFO के जरिए पाकिस्तान में 4 नए सूबे कार्व आउट कर दिए गए। सिंध, बलूचिस्तान, उस वक्त का सरहद और पंजाब, और ये उस वक्त से ही मुतनाज़िया है। और अगर ये LFO के जरिए है तो आप इसकी आईनी और कानूनी हैसियत पर भी बहस कर सकते हैं। 1 यूनिट के बाद जो है वो कराची दे दिया गया ZA भुट्टो साहब को एज नेगोशिएशन, और यहाँ से कराची की दूसरी ट्रेजेडी शुरू होती है। महाजिर फिर इश्तियाल में आ गए। अलग सूबा बनाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी, अपना सब कुछ कुर्बान किया, अब वो पाकिस्तान में एक नई जद्दोजहद कर रहे थे। और महाजिर शनाख्त के साथ इसकी पहली झलक नजर आई 23 फरवरी 1969 को, जब GA कराची कमेटी के नाम से एक तंजीम भी बनी, जिसकी क़यादत नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन काज़मी ग्रुप के एक धड़े ने की। फिर महाजिर मुहाज के नाम पर एक जमात भी बनी, जिसने 70 के इंतखाबात में सिंध असेंबली से सिर्फ 1 नशिस्त जीती। यही वो दौर था जिसमें रईस अमरोवी की महाजिर हुकूक के लिए तहरीरें नौजवानों का लहू गरमा रही थी। उनकी शायरी और तहरीक की वजह से ये पनाहगीर महाजिर कौम बनने लगे थे। 70 की दिहाई पाकिस्तान के लिए तबाहकुन थी। आगाज ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने से हुआ और फिर हालात बिगड़ते चले गए। शेख मुजीबुर रहमान की कौम परस्ताना तहरीक से मुतासिर होकर कई लसानी तहरीकें जन्म ले रही थीं। सब इसी रंग में रंग रहे थे जब 1972 में सिंधी को सूबे की सरकारी जुबान भी करार दिया गया। जिस तरह तकरीबन 20 साल पहले बंगाली को कौमी जुबान बनाने पर एहतजाज हुआ था, बिल्कुल वैसे ही सिंधी के खिलाफ भी मुजाहिरे शुरू हो गए। होने नहीं चाहिए थे, लेकिन हुए। रईस अमरोवी ने अपनी वही पुरानी बात फिर दोहराई, उर्दू का जनाजा है, जरा धूम से निकले। यही वो जमाना था जब महाजिर तलबा के एक गिरोह ने मुत्तहदा तलबा मुहाज कराची के नाम से एक नई तंजीम बनाई और पहली बार लसानी बुनियाद पर पाकिस्तान में तसादुम का आगाज हो गया। सिंधी महाजिर फसादात शुरू हो गए। जामा कराची के शोबा सिंधी की इमारत को आग लगा दी गई। अभी यही सब कुछ चल रहा था कि 15 जुलाई 1972 का जंग अखबार सुर्खी जमाता है। महाजिरों की तारीख और सकाफत का शऊर पैदा करने के लिए उर्दू कौमी कौंसिल तश्कील दे दी गई है। उस कौंसिल ने मुतालबा किया कि रियासत महाजिरों को भी पंजाबी, सिंधी, बलोच और पश्तून की तरह एक अलग नस्ली बिरादरी तस्लीम करे। अगर 4 कौमियतें हो सकती है तो 5वीं क्यों नहीं हो सकती? बल्कि फिर 6वीं के लिए तैयार रहिए, 7वीं के लिए तैयार रहिए। अगर सिंधी कोई कौमियत है तो महाजिर क्यों नहीं हो सकती?
अगर पंजाबी कोई कौमियत है तो सराइकी क्यों नहीं हो सकती? अगर बलोच कोई कौमियत है तो ब्राह्मी क्यों नहीं हो सकती? तो अगर तो आप तकसीम होंगे तो कौमियतों की तहलील होगी, और फिर यह है कि तस्लीम किए बगैर चारा नहीं, कि अब सूरत यह बन चुकी है। हम दुनिया की इंसानी तारीख की सबसे बड़ी होने वाली हिजरत के नतीजे में बनने वाली एक पाकिस्तान की जैली कौमियत है। इसमें एतराज और हैरत क्या है? क्या नई बात है? दुनिया में होता ही रहा है और होता रहेगा। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द लास्ट टाइम। फिर वफाक में भुट्टो की हुकूमत भी यही नहीं रुकी, कुछ फैसले ऐसे भी किए जिन्होंने जलती पर तेल का काम किया। मसलन सिंध में कोटा सिस्टम का निफाज। पाकिस्तान बने 30 साल हो चुके थे, लेकिन अब भी कराची और सिंध के शहरी इलाकों में रहने वाले महाजिर हर जगह छाए हुए थे। वो तालीम याफ्ता थे, काबिल थे, इसलिए दाखिले हो या मुलाजमतें इन्हीं को मिलती। तब जुल्फकार अली भुट्टो ये कोटा सिस्टम लेकर आ गए। गांव देहात के रहने वालों को नौकरियों और तालीमी इदारों में दाखिले मिलने लगे। यानी अब सरकारी मुलाजमतें मेरिट पर नहीं बल्कि डोमिसाइल की बुनियाद पर दी जा रही थी। हमारा तालीमी कत्लेआम हो गया, हम पर कोटा सिस्टम लगा दिया गया। कोटा सिस्टम कोई अर्बन रूरल नहीं था। कोटा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मुहाजिर सिंधी कोटा सिस्टम था, जिसको अर्बन और रूरल कहकर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। क्या रूरल पंजाब में नहीं थे? क्या रूरल एरिया बलूचिस्तान में नहीं था? अभी तो पूरा बलूचिस्तान ही रूरल एरिया है। हमारी नौकरियां छीन ली कोटे लगाकर, तालीम के दरवाजे हम पर बंद हो गए, जमीन जायदाद छिन गई। महाजिरों के लिए ये सिर्फ पॉलिसी में तब्दीली नहीं थी, ये खुल्लम खुल्ला पैगाम था कि आप सन ऑफ सॉइल नहीं हैं। आज कराची शहर में दिस, आज हैदराबाद शहर में दिस, आज क्वेटा शहर में दिस, पेशावर में दिस, हर जाए थे या अफगान आहन या बर्मीज आहन या हिंदुस्तानी आहन या हिंदुस्तानी आहन। मुलाजमत, तालीम और मुस्तकबिल जिस पर महाजिरों का हमेशा फोकस रहा, अब इनके हाथ में नहीं था। कोटा सिस्टम के निफाज पर रईस अमरोवी ने सख्त रद्द अमल दिया। कहा कि कराची वो शहर है जो महाजिरों के खून से बना, मगर यहाँ इनके बेटे ही आज अजनबी बना दिए गए हैं। कोटा सिस्टम एक ऐसा हथियार है जो महाजिरों को कौमी धारे से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही नहीं, एक कदम और भी उठाया गया। पहले महाजिरों को इक्तदार से दूर किया, फिर कोटा सिस्टम के तहत सरकारी दफातर से भी। वो महाजिर जिनकी आबादी सिर्फ 3% थी, मगर 1973 तक वफाक में सीनियर अफसर्स में 33% महाजिर थे। और कोटा सिस्टम नाफिज होने के बाद ये रेशो घटने लगा। 1974 में महाजिरों का हिस्सा 20% रह गया। इसलिए 1977 में भुट्टो के खिलाफ चलने वाली तहरीक में भी महाजिर नौजवान आगे थे, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड और बगैर किसी लीडर के। एंग्री यंग मैन रिएक्शन था। इंडिया में अमिताभ बच्चन आ रहा था तो पाकिस्तान में भी दीज पीपल वांटेड टू बी अगेंस्ट द सिस्टम, और अपने हक के लिए उन्होंने आवाजें, क्योंकि इतना जुल्म हो चुका था। फिर एक आवाज ने जन्म लिया। अंग्रेजों और अंग्रेजों की एजेंटी के इनाम में उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें मिली। आज वो मुहब्बे वतन बने हुए हैं और हुर्रियत पसंदों की औलादे मुल्क दुश्मन बने हुए हैं। कैसा पलट दिया है जमाना मेरे भाइयों, कैसा पलट दिया है। कराची यूनिवर्सिटी के 2 तलबा ने ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई। एक तालिब इल्म का नाम था अजीम अहमद तारिक और दूसरे का अल्ताफ हुसैन। अब अपने हुकूक की जंग लड़ने वाले महाजिरों के असाब पर वही सवार था अल्ताफ हुसैन, जिनकी सियासी जमात महाजिर कौमी मूवमेंट ने सिंध के शहरी इलाकों में तहलका मचा दिया। तालीम पर तवज्जो दो, वालिदैन का अदब करो, असातिज़ा का अदब करो और पुरअमन अंदाज में अपनी तहरीक जारी रखो। महाजिर कौमी मूवमेंट के बनने के बाद महाजिर एक नए दौर में दाखिल हो गए, एक बंद गली, अंधेरी गली में। 80s में या लेट 70s में एक ग्रुप ने किसी किस्म की कौमियत क्लेम करके लोगों को रैली राउंड किया। उसका क्या नतीजा निकला? क्या कराची ज़्यादा बेहतर इंटीग्रेट हो गया पाकिस्तान में? क्या कराची के मसाइल हल हो गए? मैंने तो कम से कम ये देखा कि उसका अगर इस कराची की आबादी के हवाले से देखा जाए तो उसका नुकसान हुआ। हुकूमत का मरकज इस्लामाबाद जा चुका था,
तो महाजिरों ने अपना एक नया मरकज बना लिया, 90। शनाख्त ढूंढते ढूंढते महाजिर कौम ने अपनी उंगली अल्ताफ हुसैन को पकड़ा दी, जो उन्हें वहां ले गए जहां खून ही खून था। एमक्यूएम महाजिर को शनाख्त तो क्या देती, उल्टा उनकी असल शनाख्त ही छीन ली। महाजिरों की एक नस्ल वो थी जिसने पाकिस्तान को वोट दिया, फिर हिजरत करके सपोर्ट किया, मेहनत करके मजबूत किया और फिर इसी वतन में अपनी शनाख्त के लिए लड़ती रही। मगर अब ये महाजिरों की वो नस्ल थी जो अल्ताफ हुसैन की अंधी अकीदत में मुब्तला हो गई थी। पाकिस्तान में जो लिसानी तफर्रुकात और फसादात हुए वो अफसोसनाक थे, लेकिन उनके जवाब में जिस किस्म की कोशिशें की गईं वो इस किस्म की थीं कि जैसे आप आग बुझाने के लिए उस पर डीजल पेट्रोल डालें कि जी इससे आग बुझेगी। भाई ने कहा दिन तो दिन, कहा रात तो रात, तभी आज तक ना शनाख्त मिली, ना सूबा, ना इक्तदार, बल्कि अब तो गिनती भी पूरी नहीं की जाती। मर्दमशुमारी में कराची की आबादी कम से कम दिखाई जाने लगी। यानी जब आप हैं ही नहीं, आपका वजूद ही नहीं, तो हक किस बात का। महाजिरों के मुतालबात किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे, और पहुंचते भी कैसे जब नारा ही ये था कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो जिन्होंने बरसों आपको मंजिल से दूर रखा वो रहनुमा क्या देते। बिलाखिर वो नाम भी कहीं गुम हो गया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्कूल किस शहर में? कराची में। अच्छा, सबसे ज्यादा स्कूल जिनमें ए लेवल्स और ओ लेवल्स होता है वो किस शहर में? मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज सबसे ज्यादा किस शहर में? आपका ख्याल है कि वहां जिन्नात के बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, ये जरूर हो रहा है कि आपका मुहाजिर बच्चा पढ़ लिख कर तर्क सुकूनत करके कहीं और किसी और देश में बसने को तैयार है, आपके सिस्टम में रहने को तैयार नहीं है। मगर मैं इस बात को और इस स्टीरियोटाइप को नहीं मानता कि मुहाजिर पढ़ते नहीं। कराची से बच्चों को निकाल लेने की ट्रेंड है कि रूट्स 90s में मिलेंगी, क्योंकि इतनी इनसिक्योरिटी थी इस शहर में कि कोई नहीं चाहता था कि उसकी जवान औलाद इस शहर में रहे। अल्ताफ हुसैन कैसे बने, इस पर रफ्तार ने ये 3 डॉक्यूमेंट्रीज बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। फिर 90s में कराची में क्या जुल्म सितम हुआ, उस पर भी रफ्तार की कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अभी जो नई बात है वो करते हैं। हिस्ट्री जानने के बाद खड़े हो जाएं, देखिए आज के महाजिर को। क्या ये वही महाजिर है जो आज से 70-80 साल पहले था? एजुकेटेड, सुलझा हुआ, तहजीब याफ्ता, हुनरमंद, जज्बा वलवला, जोश और जुनून रखने वाला। लेकिन आज का महाजिर क्या है? दांत लाल, उजरा चमन, जुबान जिस पर कभी नाज था, जिसके लिए कभी किसी से लड़े तो कभी किसी से, अब तो वो भी नहीं रही, करा करी में बदल गई। ये सब बाय डिजाइन है या बाय डिफॉल्ट है? कहीं कुछ ये सोच रखने वाले कि मुहाजिरों को गुटके के साथ ब्रैकेट कर दें। स्टीरियोटाइप बनाए जाते हैं ताकि आपको मजीद मायूसी की तरफ धकेला जाए। होते होंगे लोग गुटखा खाते हैं, हमारे पख्तून भाई भी निस्वार खाते हैं, क्या है बहस में? सबका अपना कल्चर होता है, सबके अपनी चीजें, सबके अपने अपने शौक हैं। हाँ, कुछ चीजें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, लोग सिगरेट भी पीते हैं बिला तफरीक कौमियत। अब आप कहना शुरू कर दें कि मुहाजिर, बलोच, पंजाबी, पख्तून सुट्टेबाज हैं। जिस सकाफत पर कभी नाज था, फख्र था, जिसकी वजह से दूसरों को अपनाने से इनकार कर दिया था, लोग आपसे इंप्रेस होकर आपके कल्चर को अपनाते थे, आज बिल्कुल भी नहीं। कराची नहीं, कराची को इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह जो हमारे भाई बहन यहाँ पर जो पान खाने वाले हैं उनके कराची को मैं लाहौर बनाऊंगा इंशाल्लाह। बनाती अम्मी, हमारे घर में बिरयानी तो मस्त बनती है, सबको बहुत पसंद है। ये आ गई ना कराची वाली। जी, कराची वाली आ गई। जो सॉफ्ट रेसिज्म है हमारे खिलाफ मीडिया में, जो ए बोल के जो बोलती हैं खवातीन और चीजें, इसे सॉफ्ट रेसिज्म। कराची वालों का एक्सेंट और उर्दू स्पीकिंग महाजरों का एक्सेंट ही ये नहीं है। ये जो लास्ट 20-25 ईयर्स में रीमाइग्रेशन हुई है साउथ पंजाब से,
और ये जो हाइब्रिड जनरेशन बनी है, ये उनका एक्सेंट है जो आप टिकटॉक पे देखते हो या कोई। सिंध ने और बांग्लादेश ने पाकिस्तान बनाया है, आपने तो बनाया नहीं, आप तो माइग्रेशन करके आए हैं, आप तो सिर्फ वहां से भगाए गए और आप भाग के आके यहाँ आपने पनाह ली। आज तो जेन ज़ी का दौर है जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे। इनकी अगली नस्ल कनाडा, अमेरिका और बर्तानिया में शिफ्ट हो रही है। क्या हमारे लड़कों ने 80s में और 90s में रीमाइग्रेशन नहीं की पाकिस्तान से? आज जो शिकागो में या डेलिस में या ह्यूस्टन में या जोहानिसबर्ग में, सिडनी, मेलबर्न में हुआ कि अपनी मर्जी से गए लोग। कराची छोड़ के कौन जाना चाहता है भाई? और आज भी बॉस महाजिर आर ऑन द मूव अनफॉर्चुनेटली। लफ्ज़ महाजिर पर भी धुंधलाहट छा चुकी है। आज लाहौर तरक्की कर चुका, लेकिन कराची हुकूक से भी महरूम है और बुनियादी सहूलियात से भी। लाहौर में काम बेशक होता होगा, लेकिन इस किस्म की जो एक टेंशन है काम करने की, वो महसूस नहीं होती। बट एट द सेम टाइम पीपल अपीयर टू बी हैप्पियर, जो कराची में नहीं होती। कराची में मैं महसूस करती हूँ कि लोग, पीपल आर ऑन द वर्ज ऑफ देयर बेड्स। लोग बिल्कुल इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कोई उन्हें छेड़े और वो झगड़े। बात सिर्फ रोड और रोशनियों की नहीं, बात है डिग्निटी की। कराची पाकिस्तान के सर का ताज था, लेकिन आज यहाँ के रहने वाले भी इसे अपना घर नहीं कहते। पूछ लीजिए किसी से, पैदा कराची में होंगे लेकिन कहेंगे खुद को दूसरे शहर का, उन शहरों का जिनकी कभी शक्ल भी नहीं देखी। दिल्ली, बंबई, आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, हर जगह के हैं, बस इस शहर के नहीं। लेकिन शहरों की बर्बादी से कौमें तबाह नहीं होती, वो तब मरती हैं जब उनके लोग हार मान जाते हैं। क्या महाजिर भी तारीख की गुमगुश्ता कौम बन जाएंगे, या वो दोबारा उभरेंगे अपनी पुरानी शनाख्त के साथ, एक पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, तहजीब याफ्ता कौम की शनाख्त के साथ? गिनती में बेशुमार थे, कम कर दिए गए, फिर साथ के कबीलों में जम कर दिए गए। पहले निसाबे अदल हुआ हमसे इंतिसाब, पहले निसाबे अदल हुआ हमसे इंतिसाब, फिर यूं हुआ कि कत्ल भी हम कर दिए गए।